बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के दिन में आई हैं, जिसमें दो मेजर अपडेट्स हैं। एक तो ये कि तीफ़ी बट, आप सबको पता होगा कि तीफ़ी बट का मर्डर हो चुका है। वो अपने ही साथियों की गोली लगने की वजह से जान बहक हो गए। और दूसरा, अब तक ये खबर आ रही है कि गोगी बट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के तकरीबन बज रहे हैं 11:30 और ये सुबह ऑन ईयर होगा, तब तक कंफर्म भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का काफ़िला बढ़ता हुआ जा रहा है। काफ़िला पहले लग रहा था, जिस तरह वहाँ पे मामला चल रहे थे, कि ये काफ़िला शायद इस्लामाबाद ना पहुँच पाए, लेकिन अब बड़ी तेज़ी से ये काफ़िला आगे बढ़ रहा है और मुरीद के अभी क्रॉस कर चुका है। मुझे पहले लगा था कि आज ये शायद जेहलम तक पहुँच पाएंगे, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाजवाल इश्क प्रोग्राम के बारे में, जिसके ऊपर भी पटिशन दायर हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली न्यूज़ से, तीफ़ी बट की खबर से। तीफ़ी बट साहब, जिनको गिरफ्तार किया गया था अमीर बालाज मर्डर के केस में। अमीर बालाज, एक साल पहले एक शादी के अंदर उनका मर्डर हो जाता है और उसमें जो नामजद होते हैं वो होते हैं तीफ़ी बट, जो उसके बाद दुबई चले जाते हैं। अब गोगी बट को भी वहाँ पे देखा जाता है, वो भी में नामजद होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आके पेश हो जाते हैं और फिर GID बनाई जाती है और इस GID को गोगी बट साहब उससे कुछ नाराज़ होते हैं। लेकिन अब तक की खबर में गोगी बट साहब ने ही तीफ़ी बट साहब को छुड़वाने की कोशिश की है। तीफ़ी बट साहब को जुम्मे वाले दिन लाया जाता है कराची, दुबई से, और उसके बाद फिर जब वो कराची से आ रहे होते हैं लाहौर में, तो जो बॉर्डर है पंजाब का, रहीम यार खान, वहाँ पे तीफ़ी बट साहब जैसे ही पंजाब के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे उनके दोस्त उनको छुड़ाने के लिए आते हैं। 2 गाड़ियाँ होती हैं और उसके बाद 25 मिनट फायरिंग का तबादला होता है और उस तबादले के बाद अपने ही साथियों की गोली लगने की वजह से तीफ़ी बट साहब जाँ बहक हो जाते हैं। ये जी सारा जो मामला है CTD की तरफ से बताया गया है। अब मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई कि पंजाब के अंदर ही ये कार्रवाई क्यों हुई है। पंजाब के बाहर भी ये कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन जैसे ही CTD अपने ही हदूद में एंटर होती है तो उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है। माजी में भी हमने देखा कि रहीम यार खान में जब भी किसी कैदी को लाया गया तो उसके बाद फिर उसका एनकाउंटर किया गया। तो हम साफ़ी हज़रात आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये अभी रहीम यार खान में तो कुछ ना कुछ हो सकता है, और वही हुआ। जैसे हमें खबर पता चलती है तो हमारा माइंड ऑलरेडी बना हुआ होता है। अब गोगी बट साहब और तीफ़ी बट साहब, इनका आपस में रिश्ता क्या है? ये आपस में कज़न्स हैं। जो तीफ़ी बट साहब हैं वो गोगी बट साहब के मामू के बेटे हैं, यानी मामू और फुप्पो के बेटे आ गए ये लोग आपस में, और इनका आपस में अच्छा कनेक्शन है, ताना बाना मिला हुआ है। और ये लाहौर के जो अंडर वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत बड़ा नाम रखते हैं। और आज ये जो मर्डर हुआ है तीफ़ी बट साहब का, जो अपने साथियों की गोली लगने की वजह से मरे, इसका मतलब ये है कि लाहौर के अंदर से अंडर वर्ल्ड का खात्मा होने जा रहा है। और जो लोग ये बात बोल रहे थे कि जो CCD है वो किसी बड़े आदमी पे हाथ नहीं डालती, तो मेरा ख्याल है कि अब सबको नज़र आ गया कि CCD ने किसी बड़े आदमी पे भी हाथ डाल दिया। और उसके बाद इन्होंने गोगी बट साहब के घर के ऊपर भी छापा मारा है, लेकिन गोगी बट साहब घर में मौजूद नहीं है, वो ज़मानत में हैं। और एक बात बताता चलूँ कि गोगी बट साहब वो नामज़द हैं इनको छुड़वाने के लिए, पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए, यानी उनके ऊपर 302 की FIR भी है, फिर पुलिस के ऊपर हमला करने की FIR भी है, फिर उसके बाद पुलिस के एक जो सिपाही ज़ख्मी हुआ है वो भी इनके ऊपर है। तो इस टाइम पे गोगी बट साहब अगर ये पकड़े जाते हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इनका भी इनकाउंटर हो जाए, ये भी अपने साथी की गोली लगने की वजह से मर ना जाए कहीं। ठीक है, तो लग यही रहा है। मुझे ये लगता है कि गोगी बट साहब जो हैं वो भी इस टाइम पे उनकी जान को भी ख़तरा तो डेफिनेटली है। दूसरी साइड पर तीफ़ी बट साहब के भाई ये बोल जी, एक तो हमारे भाई को मारा गया, नवाज शरीफ साहब ने हमें ये तोहफ़ा दिया, मरीम नवाज़ ने हमें ये तोहफ़ा दिया है, और उसके बाद हमें अभी तक बॉडी नहीं दी जा रही, और बॉडी देने के बदले ये बोला जा रहा है कि कहीं पे केस नहीं करोगे, कहीं पे आप कोई किसी किस्म की भी बात नहीं करोगे। तो इस किस्म की बातें सामने आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आपको बताता चलूँ कि ये दोनों जो ख़ानदान हैं लाहौर की बहुत बड़ी दुश्मनी है, ये दुश्मनी कैसे पड़ी थी। अब सीन ये है कि जो ट्रकों वाला जो ख़ानदान है ये गुड्स का कारोबार करते हैं, इसकी वजह से इनका नाम ट्रकों वाला ख़ानदान पड़ा। ये बड़ा असर रसूख रखते थे लाहौर में, पुराने वक्तों की बात है, 70s में 80s में। तो उस टाइम पे ये क्या करते थे कि छोटे मोटे कब्जे कर लेते थे, कहीं लड़ाई झगड़ा इस तरह पर इनका नाम था लाहौर में, कब्जा वगैरह करके। कोई इस तरह नहीं है कि ये कोई मंशियात का काम करते थे, कोई बत्ता फरोशी करते थे, नहीं, छोटे मोटे अपने काम करते थे, अपनी एक नाम बना के टेका इन्होंने रखा हुआ था। तो छोटी मोटी चीज़ें करते हैं। अब हनीफ जो है ये इनका एक मुलाजम होता है। अब सीन ये होता है कि बिला ट्रका वाला, उसके बेटे का नाम एक लड़की के साथ जाती में आता है।
अब ये बहुत बड़ी बात होती है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर FIR में से उसका नाम निकल आता है उसके बेटे का, और उसकी जगह उसका जो मुलाजिम है हनीफ, उसका नाम बीच में डाला जाता है। अब हनीफ को लगता था कि मेरा नाम डाला गया, मुझे भी 1-2 माह में छुड़ा लेंगे, लेकिन 7 साल की सज़ा उसको हो जाती है। फिर 7 साल गुजरते हैं और 1994 में वो वापस आता है, और उसके बाद वो फिर शफीक के साथ, यानी हनीफ और शफीक मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि किसी तरह हमने जो ट्रकों वाला ख़ानदान है इसको हमने ख़त्म करना है। और फिर वो क्या करते हैं कि बिल्ला ट्रकों वाले को मर्डर कर देते हैं, और उसके बाद वो जो उनका मुखालिफ ग्रुप होता है गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, इनके पास चला जाते हैं और वहाँ पे जाके वो उनसे पनाह ले लेते हैं। तो उस टाइम पे पनाह का मकसद ये दुश्मनी, तो दुश्मनी यहाँ पे जी स्टार्ट हो जाती है। टीपू जो ट्रकों वाला होता है वो बड़ा समझदार बंदा होता है, वो क्या करता है यहाँ से दुबई चला जाता है। फिर एक दफ़ा वो दुबई से जब वापस आता है तो लाहौर एयरपोर्ट के अंदर एक बंदा फायरिंग करके उसको कत्ल कर देता है। तो वहाँ से अमीर बालाज का पार्ट स्टार्ट होता है। अमीर बालाज क्या करता है, वो फैमिली समेत वापस आ जाते हैं पाकिस्तान। टीपू ने अपनी फैमिली को बाहर शिफ्ट किया था क्योंकि दुश्मनी का आगाज़ हो चुका था और उसे पता था कि किसी टाइम पे किसी भी किस्म की हरकत हो सकती है। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि हनीफ और शफीक को टीपू जो है ना वो मरवा देता है उससे पहले, ठीक है। तो जब टीपू बाहर यहाँ पे आता है पाकिस्तान के अंदर तो उसको मरवाने वाला गोगी भट्ट और तीफी भट्ट उसका नाम आता है। तो यहाँ से ना जब आ जाता है अमीर बालाज, ये क्या करता है, पढ़ा लिखा बंदा होता है, ये कुछ ना अदालतों के अंदर केसेस कर देता है, कोशिश करता है गोगी और तीफी को ना अदालतों के थ्रू जकड़ने की। साथ साथ जाहिर बात है नौजवान खून गुस्सा होता है, कोई कहीं पर बैठा होता है इस किस्म की बात कर देता है। तो फिर वहाँ पर गोगी भट्ट तीफी भट्ट मिल के एहसन इसका जो दोस्त होता है उससे एहसन शाह उससे बात करके राखी करवा के यहाँ पे टीपू ट्रकों वाले के बेटे अमीर बालाज को मरवा देते। यहाँ से जी आया से 1 साल पहले नया पार्ट स्टार्ट हो जाता है, पुरानी दुश्मनियाँ ताज़ा होनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये दुश्मनियाँ ताज़ा होती हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बाय चांस तीफी भट्ट पकड़ा जाता है। दुबई के अंदर कुछ इश्तिहारी होते हैं, 2 इश्तिहारी जिनको गिरफ्तार करने के लिए खालिद वरिया साहब छापा मारते हैं। तो आगे तीफी भट्ट साहब भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि कहा यह जाता है कि अपना वीज़ा रिन्यूअल करने के लिए वहाँ पे आए थे, किसी काम के लिए वहाँ पे आए थे। तो ये भी पकड़े जाते हैं। फिर उसके बाद इनको लाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना बड़े एक चीज़ ट्विस्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही इनको गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ लोग इनके जो चाहने वाले होते हैं वो वहाँ पर इन पर केस कर देते जी हमारे इन्होंने इतने करोड़ों दरम्स हमारे देने, बड़ी ह्यूज अमाउंट बनती है। और दुबई का लॉ ये है कि जब तक आप किसी के पैसे क्लियर नहीं करोगे आप पाकिस्तान वापस नहीं जाओगे। अब यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो पैसा किसने क्लियर किया है, क्या वो टीपू खानदान ने क्लियर किया है या फिर हमारे किसी डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है। जिसने भी क्लियर किया है वो पैसा वहाँ पे क्लियर करके उसके बाद जज साहब इससे पूछते हैं आप वापस पाकिस्तान जाना चाहते हो, तो इसको उस टाइम तक तीफी भट्ट को ना एतमाद दिया हुआ होता है कि भाई तू पाकिस्तान चला जा, पाकिस्तान से छूट हो जाएगी, दुबई से छूट नहीं हुई। तो वो जज साहब को बोलता है ठीक है मुझे पाकिस्तान ले जाओ। उसको नहीं पता था कि उसके साथ ये होगा। फिर उसको पाकिस्तान लाया जाता है, वो पूरा एतमाद होता है कि लाहौर में पहुँचूंगा मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, जिस तरह माजी में भी वो करता रहा। तो यहाँ पे वो क्या करता है, रास्ते के अंदर ही उसका काम हो जाता है। अब आगे जी गोगी भट्ट साहब को नामजद किया जाता है कि भाई इन्होंने वो काफिला लीड किया था जिन्होंने हमला किया था रमीयार खान में। तो अब गोगी भट्ट साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखें उनका कब इनकाउंटर होता है, अपने साथियों की गोली के साथ मरते हैं। तो ये सारा किस्सा है जी। बहरहाल अंडरवर्ल्ड जो है, अब अगर कोई लाहौर में बोले जी अंडरवर्ल्ड बाकी है, मैं बदमाश हूँ या मैं शूटर हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है। और जिन लोगों ने पहले भी किसी किस्म का कत्ल किया है या उसमें मुलव्वस थे, उसके बाद वो केस जीत भी गए, रिहा भी हो गया है या फिर ज़मानत पे हैं, तो वो लोग भी होशियार हो जाएंगे क्योंकि सीसीडी उन पर भी हाथ डालेगी। एक बात मैं बोलूँगा कि मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा काम किया। अब अच्छा काम ऐसे किया है कि गंद ख़त्म हो रहा है। अगर आज से 3 साल बाद सीसीडी ख़त्म भी हो जाती है, लाहौर के अंदर इतना सफाया कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है ये जुर्म बढ़ते बढ़ते ना बड़ा टाइम लगेगा और लोग वाकई डर गए। हर बंदा जुर्म से पहले डर जाता है। किसी बच्ची रेप का वाक़या हो तो नेफे में पिस्टल चल जाता है, किसी की उंगली टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी किस्म का भी वाक़या तो उस टाइम पे सीसीडी एक्टिव है। अब आते हैं जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काफ़िले की तरफ। देखें तहरीक लब्बैक का काफ़िला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक बहुत बुरी खबर ये है कि 25 के करीब जो कारकुन हैं वो शहीद हो चुके हैं, ये क्लेम कर रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, और तकरीबन 200 के करीब बंदे ज़ख्मी हैं। और उसके बाद ये जो काफ़िला है अभी मुरीद के क्रॉस कर चुके हैं, स्लो आगे बढ़ रहा है और साद रिजवी साहब इसको खुद लीड कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि साद रिजवी साहब के घर पे छापा पड़ चुके हैं। अच्छा, जब उनके घर के ऊपर छापा पड़ रहा था तो उस छापे पड़ने से पहले ही न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी जी आप जाएं, उनके घर पहुंच जाएं या मस्जिद पहुंच जाएं जहां पे बाबा जी का खादिम रिजवी साहब का मज़ार है, आप वहां पे पहुंच जाएं। उसकी रीज़न ये कि जी पुलिस क्या करेगी या रेंजर्स क्या करेगी जी, कुछ अपने साथ सामान लाएगी और वहाँ पर ये शो करेगी ये सामान वहाँ पर पड़ा होता है, असला वगैरह। लेकिन
वहाँ पे जब उनके घर पे छापा मारा है तो वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसी निकलती है, गड़ियाँ निकलती हैं, जो प्रॉपर उसकी वीडियो बनाई जाती है, दिखाई जाती है। और ये करोड़ रुपया कहाँ से आया? अब ये बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि टैक्सेशन के मामला भी होते हैं। अगर ये पैसा अकाउंट में होता फिर तो मसला नहीं था, आप टैक्स पे कर रहे होते, लेकिन ट्रांजेक्शन का मामला होता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है। तो अब ये एक नया सवाल खड़ा हो गया कि इतनी कीमती गड़ियाँ, इतनी कीमती पैसे, करेंसीज मुख्तलिफ ममालिक की, ये कैसे आई हैं? दूसरी साइड पर साद रिजवी साहब का ये भी दावा है कि मेरी फैमिली को गिरफ्तार कर दिया गया, जिसमें ख़वातीन भी है, छोटे बच्चे भी हैं, एक छोटी उनकी बेटी भी, उसकी पिक्चर भी बार बार दिखाई जा रही है, कुडाई 2 साल से कम ही है उसकी उम्र है, तो उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये कहना है जी तहरीक लबैक पाकिस्तान का, और वो कह रहे हैं जी हम लोग रुकने वाले नहीं, हम लोग आएंगे, इस्लामाबाद के अंदर हमारा धरना होगा, सारा कुछ होगा। DIG फैसल कामरान साहब वो ये बात बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे लोग हैं जो इतना तशद्दुद लेके चल रहे हैं चीज़ों को। दूसरा उन्होंने बोला जी हमारे पुलिस एहलकार कुछ ज़ख्मी हैं, कुछ को उन्होंने मारा है, और कुछ जो है वो अभी तक लापता है। हमारे जो ज़ख्मी एहलकार हैं पुलिस के, वो अभी तक हमें मिल नहीं रहे। तो वो कह रहे हैं जी हमें तो कंसर्न है कि हमारे पुलिस के बंदे कहाँ चले गए, ये लोग उठा के ले गए। दूसरी साइड पर ये जो काफ़िला आ रहा है, बहुत बड़ा काफ़िला आ रहा है, मैंने पहली दफ़ा इतना बड़ा काफिला देखा है, इतनी ज़्यादा तादाद में, और ये काफिला आगे मिलता जाएगा। चूंकि पिंडी इस्लामाबाद में भी लोग वेट कर रहे हैं, जेलों में वेट कर रहे हैं, दीना में वेट कर रहे हैं, रवात में वेट हो रहा है इनका, तो जगह जगह यहाँ पे इनका वेट हो रहा है। और वो सारे ये कोशिश कर रहे हैं जैसे ही काफिला आएगा ये लोग वहाँ मिलेंगे, वहाँ से आगे आएंगे। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, सारा कुछ इनको रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर इस्लामाबाद के अंदर आते तो यहाँ पर हालात मज़ीद ख़राब होंगे, और बजाय इसके मज़ीद हालात ख़राब हों, इनको पहले ही कोशिश की जा रही है वहाँ पर रोकने की। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि PTI को भी रद्द-ए-अमल सामने आए। PTI ने भी ये बात बोली है जी इनके साथ ज़्यादती हो रही है, माजी में हमारे साथ भी होता, तब तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम हो रहे थे, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। दूसरी एक बात मैं आपको बताता चलूँ, PTI जो है उनके जो कारकुन है वो इतना सख्त कारकुन नहीं है जितना तहरीक लबैक पाकिस्तान का कारकुन है। उन पर इस्लामाबाद के अंदर उनके जब PTI पे कार्रवाई की गई तो उसके बाद उनका कोई कारकुन नज़र नहीं आया था, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान का थोड़ा सा स्टांस डिफरेंट है। सारी रात ये लाहौर में लड़ते रहे, उसके बाद ये आगे बढ़े। मैं यहाँ पे कहूँगा कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो लाना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड पे ज़ाहिर बात है मुसलमान है, दोनों साइड पे हम लोग ही हैं, बाहर का तो कोई बंदा यहाँ पे नहीं है। तो मुज़ाकरात होने चाहिए, जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। एक तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लीडर हैं साद रिजवी साहब बोल रहे हैं जी हम तो पुरअमन एहतजाज लेके जा रहे थे, लेकिन हमारे बंदों को मारा गया और ये सब कुछ किया गया। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पर, मेरा जो ख्याल है आपने देख लिया होगा कश्मीर का जो वाक़या हुआ था, कश्मीर कमेटी का, इसी तरह मुज़ाकरात हुए, यहाँ पर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मज़ीद नुकसान होगा, जैसे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे मज़ीद नुकसान होगा। इस्लामाबाद के अंदर 10 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसका आज दूसरा दिन था, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, सड़कें बंद है, ट्रैवल नहीं हो रहा, एम्बुलेंस नहीं चल रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी है, जगह जगह कंटेनर लग चुके हैं। तो इस टाइम पे जो कैपिटल है ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कर्फ्यू का आलम हो। पिंडी इस्लामाबाद वाले इस टाइम पे शदीद अजियत का शिकार हैं, और जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है सबसे पहले अजियत इन्हीं को होती है। तो मेरा ख्याल है कि जल्द से जल्द इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो लाजवाल इश्क इस प्रोग्राम की बात करेंगे, रियलिटी शो की, जिसको मैं डेटिंग शो बोलता हूँ। अब होता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ पटिशन दायर होती है और बोला जाता है कि इस बेहयाई को रोका जाए, और आयशा उमर जो है अब वो आके इसको डिफेंड करेंगी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो ये शो पॉसिबल नहीं था। अब आयशा उमर करती क्या है, टर्की के अंदर ये मतलब टीम मिलके, इनका प्लान नहीं होता, टर्की के अंदर ये विला लेके उसके अंदर शूट करते हैं, जिसमें अंदर मुख्तलिफ जोड़ों को रखा जाता है, जिसमें लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, इन सब को वहाँ पे रखा जाता है। फिर इनको जिस तरह बिग बॉस के अंदर एक्टिविटी कराई जाती है, इनसे भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी, एक तो ड्रेस का मसला है, इनके वल्गर ड्रेस है, दूसरा एक दूसरे को हग करते हैं ये लोग, किस करते हैं, ये चीज़ है ना पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। किचन शेयर हो रहा है, वाशरूम शेयर हो रहा है, बेड शेयर हो रहा है, वल्गर बातें की जा रही हैं, हग्स वगैरह। जब ये चीज़ें आ जाएँ तो आपको पता है कि हम लोग एज अ मुस्लिम कंट्री हम लोग ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जी, इसके बारे में मैंने आपसे बात करनी थी, वो लास्ट में बात करूँगा थोड़ा सा इंडिया के बारे में। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो पुलिस की गाड़ी पकड़ते हैं, फिर वो पुलिस गाड़ी को चलाते हैं, सारे उसमें सवार होते हैं। इंडिया के अंदर न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है मिलिटेंट का, जिन्होंने पुलिस की गाड़ी भी ले ली है और खुलेआम वो घूम रहे हैं। देखें इस टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया पे तो नेगेटिव असर पड़ेगा, जितना भी ये हमारे मुल्क के अंदर जो भी तहरीक चलेगी, और पढ़ना भी चाहिए
है, जिस किस्म के हालात चल रहे हैं। अब यहाँ पे ना हमारे जो पहले ही मदरसे वालों को, हमारे मुल्लाओं को, उनको एज आ टेररिस्ट आप बोल दें, जो फॉरेन कंट्रीज़ लेती थी, जिसमें ख़ासतौर पर इंडिया आता है, तो यहाँ पर उनको उस बात का मौका मिल चुका है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इन जो हालात हैं इनको मज़ीद ख़राब किया जाए। आपको बलूचिस्तान के अंदर भी मामला आपने देख लिए। इसी तरह जब अफ़गानिस्तान के साथ हमारा मसला पड़ता है तो हिंदुस्तान अपनी एम्बेसी वहाँ पे ओपन करने जा रहा है आज 4 साल के बाद, तो बड़ा नेगेटिव लिया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को स्टॉप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। डकी भाई केस की हम लोग अगर बात करें तो डकी केस में कहीं पे नज़र नहीं आ रहा कि डकी को रिहाई मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न ये कि चीज़ें ना थोड़ी डिफरेंट होती जा रही हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि डकी के जो मैनेजर हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उमर उनका नाम है, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी BBA करवा ली है। और दूसरी NCCI ये वो इदारा है इस टाइम पे जो मुतहर्रिक है पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों के ख़िलाफ़। दूसरी साइड पे कुछ पोर्न वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। मैं नेक्स्ट उन पर वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी हुई। मुझे कल एक बंदे ने ये पोर्न वेबसाइट सेंड की है, फिर मैंने उनको देखा मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ती है, देखूँगा नहीं तो बताऊँगा मैं कैसे आप लोगों को। कुछ लोग तो ये सवाल उठाएंगे कि उस्मान साहब ने ये पोर्न वेबसाइट जो है ये कैसे देख ली हैं। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो पोर्न वेबसाइट है, एक तो VPN लगा के चलती है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर ये जो वीडियोस बनती है ना, इन वेबसाइट को बेची जाती है, फिर इन वेबसाइट से रेवेन्यू लिया जाता है और फिर वहाँ पे ये वेबसाइट चलती है। इसके अलावा पाकिस्तानी लड़कियाँ लाइव बैठती हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का प्रॉपर पोर्न वेबसाइट के ऊपर झंडा बना हुआ है जहाँ पे लड़कियाँ लाइव बैठती हैं और लाइव बैठ के वहाँ से वो लड़कियाँ पूरी दुनिया के अंदर जो पैसा कमाता है, जिस तरह होता है आप लोगों को सारा पता है, तो उसमें इंशाल्लाह मैं वीडियो भी बनाऊँगा। तो पोर्न वेबसाइट जी पाकिस्तान के अंदर VPN लगा के बढ़िया ज़दाना चल रही हैं, जिसके अंदर जिनको ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो पोर्न पाकिस्तान के अंदर जो रेप्स होते हैं उनकी वीडियोस बनती है, ये लड़कियों की वीडियो आउट होती है, ये कहाँ पे बेची जाती है, तो ये इन्हीं वेबसाइट के ऊपर बेची जाती हैं। और ये बड़ा अफसोस दिल लम्हा है कि पहले पाकिस्तान को किस फ्रॉड में डाला जाता है, कभी किस फ्रॉड में डाला जाता है, और उसके बाद अब जाके यहाँ पे पोर्न वेबसाइट्स प्रॉपर बनाई गई हैं जिसमें पूरी दुनिया से डेटा इकट्ठा होता है। सिर्फ पाकिस्तान से इकट्ठा नहीं होता, पूरी दुनिया से, इंडिया से, अमेरिका से, मतलब हर जगह से डेटा इकट्ठा होता है और फिर डेटा के ऊपर बात की जाती है। तो इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। आप सारे लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके माइंड में अगर कोई इस किस्म की चीज़ है, जिस तरह भाई ने हमें कॉन्टैक्ट किया पोर्न वेबसाइट का बताया, मुझे नहीं पता था इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर पोर्न वेबसाइट चलती है, VPN लगा के और बड़ा ईजीली चल जाती है। तो उस भाई ने मुझे बताया, भाई ने मुझे समझाया, फिर वहाँ पर मैंने पाकिस्तानी लड़कियाँ देखी, फिर लाइव पर मैंने पाकिस्तानी लड़कियाँ देखी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं इस पर आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। NCCI में एप्लीकेशन में मूव करूँगा और फिर जो भी फर्दर अपडेट हुई आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अब ये व्लॉग मैं कल अपलोड करूँगा, तब तक कुछ मज़ीद चीज़ें चेंजिंग इसमें आ जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह वो चेंजिंग भी मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगा। और गोगी भट्ट साहब का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और तरीके लबैक पाकिस्तान, क्या ये मार्च रुक पाता है? ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं इस टाइम पे, और लाहौर के अंदर से अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।